हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट 66 ऑफ 1000 एमसीक्यू सीरीज़ जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की रही है। उसका ये रहने वाला है पार्ट 66। इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 65 में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन डिटेल डिस्कस हो चुके हैं और वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आप लोगों को वो ज़रूर देखने चाहिए। और इसके अलावा पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं डिटेल से जो है डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक्स को, तो आपको वो भी ज़रूर देखनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 66 को, ठीक है। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, इनमें से कौन सी चीज़ें सच है रिगार्डिंग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू बताती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। देखो, अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक हाइब्रिड फॉर्म है, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यहाँ पे हैं फंक्शनल मैनेजर। तो ये जो ये वाले हैं ये तो स्पेशलिस्ट हैं ही अपने, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, मार्केटिंग, R&D। अब मान लो जो प्रोजेक्ट ए है, अब प्रोजेक्ट ए का जो मैनेजर है उसके साथ ये वाले फंक्शनल जो है फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, जैसे प्रोडक्शन ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप, पर्सनल ग्रुप, ये सारे ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी में और प्रोजेक्ट सी में, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसके हम पढ़ते हैं कौन सी चीज़ें सच है। द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंस टू फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही है, दो फॉर्म्स को कंबाइन करता है। फंक्शनल अभी आपको दिखाया, जैसे प्रोडक्ट की ये हो गया, क्या कहते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से फिनेंस, R&D, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, टू फॉर्म्स को कंबाइन करता है, फंक्शनल एंड प्रोडक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट हमने देखा ना, प्रोजेक्ट ए में, प्रोजेक्ट बी में फंक्शनल मैनेजर्स लगे हुए, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, द प्रोजेक्ट टीम्स कंप्राइज ऑफ एम्प्लॉयज ड्रोन फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। मैंने आपको बताया जैसे प्रोजेक्ट ए है, उसकी टीम बनाई गई है, उसमें फंक्शनल जो हैं फंक्शनल स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिनेंस, ये सारे होंगे, ये भी हमने फिगर में देखा। एंड द मार्केटिंग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ब्रेक्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आप लोगों को याद होगा यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता था कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि उसके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यही था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, अब ये वाला जो ग्रुप है प्रोडक्शन ग्रुप, इसको प्रोजेक्ट ए मैनेजर से भी मिलेंगे इंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी मिलेंगे जो मेन प्रोडक्शन के हेड हैं। तो यहाँ पे इसको दो लोगों से मिल रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड का ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे। तो यही चीज़ बोली गई है, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये आपको बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्लियर करवाया है कि व्हाट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बातें ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिलेटेड टू परचेज साइकिल इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको परचेज साइकिल वाले ये जो स्टेप्स हैं इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए परचेज साइकिल में आपको बताया हुआ परचेज रिक्विजिशन, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, परचेज ऑर्डर, इनिशिएटिंग द परचेज या रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले इनिशिएटिंग द परचेज होगा, यानी कि मान लो स्टोर कीपर है, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उसमें मटीरियल परचेजिंग से रिलेटेड, सिंपल बता रही हूँ आपको। जैसे मान लो आपने कोई भी परचेज साइकिल हो सकती है हमारे बिजनेस में, उससे रिलेटेड है। अब क्या है कि मान लो जो स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर को अब दिख रहा है कि ये सामान रीऑर्डरिंग लेवल तक पहुंच गया है, यानी कि अब ये अब कम हो रहा है, तो वो इनिशिएट करेगा परचेज़ को, या फिर डिपार्टमेंटल हेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो परचेज़ के लिए रिक्विजिशन करेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। वैसे तो और भी स्टेप्स होते हैं बट हमने इन 5 स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जब आप हाई
क्वांटिटी में और हाई प्राइस, मतलब आपने बहुत ज़्यादा माल खरीदना है तो आप टेंडर्स भी इनवाइट करते हैं, कोटेशंस इनवाइट करते हैं, जिसमें आपको सही लगता है आप वही सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, सप्लायर को सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर ऑर्डर परचेज, मतलब परचेज ऑर्डर दे देंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, गुड्स आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट आपका पहले नंबर पे कौन सा है, 4th, फिर दूसरे नंबर पे 1 वाला, फिर तीसरे नंबर पे 2nd वाला, चौथे नंबर पे आपका है 3rd वाला और 5वें नंबर पे 5th वाला। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर बनेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या दिखाता है, हमारे देश की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें करंट आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें ये पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है सर्विस ट्रांजैक्शंस आर द इनविजिबल आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी कि जो सर्विस ट्रांजैक्शंस हैं उनको इनविजिबल आइटम माना गया। देखो एक होता है विजिबल, जो हम कहते हैं ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो गुड्स होती हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, विजिबल पार्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो सर्विसेज आएंगी हमारी इनविजिबल पार्ट में, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, ट्रैवलिंग बाय फॉरेनर्स टू अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपोर्ट्स। अब एक बात बताइए, जो फॉरेनर्स हैं यानी कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी कंट्री में आएंगे, ठीक है। अब वो हमारी कंट्री में आएंगे तो एक टाइप का ये हमारा क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। और अगर हम उनकी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे किसी और कंट्री में, तो ये हमारा इम्पोर्ट माना जाएगा। अगर फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में आ रहे हैं फॉरेनर्स, तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र इंक्लूड गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंसेज एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड, ओके। क्या होता है, वन साइड। इस पे जैसे मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया, अब जिस पर्सन को गिफ्ट दिया तो उसकी तरफ से तो कुछ नहीं मिलेगा ना, वन वे हो गया। जैसे हम डोनेशन करते हैं, ठीक है, पर्सनल रेमिटेंसेस होते हैं, पर्सनल, अब उसके बाद है, ये सारी चीज़ें वन वे ट्रांजैक्शंस मानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑल ऑफ दीज आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर शोन ऑन द पेमेंट साइड ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आपको बताना है, देखो एक हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसकी एक तो रिसीप्ट साइड होती है और एक हमारी क्या होती है, पेमेंट साइड। तो आपको बताना है कि पेमेंट साइड पे जो है क्या क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा क्या क्या आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। आपको बताना है कि ब्रांच अकाउंटिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो हमारे अलग अलग अकाउंटिंग आप जब पढ़ते हैं तो उसमें ब्रांच अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पीजीटी कॉमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल में भी इनके बारे में करवा दूंगी, और मैंने आपको बताया है कि जो पीजीटी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने वो टॉपिक्स भी ज़रूर देखने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रांच अकाउंटिंग के। सबसे पहला है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली, कि हर ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस को देखना सेपरेटली, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम इसीलिए ब्रांच अकाउंटिंग, मतलब ये हम अब जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई होती हैं, तो हर ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से देखना, उनको जानना, प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांच अकाउंटिंग का, ओके। दूसरा है टू नो द कैश एंड गुड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस ब्रांचेस, कि हर ब्रांच में अब कितना कैश चाहिए, उनको कितनी गुड्स चाहिए, ये अब हमें ब्रांच अकाउंटिंग से ही तो पता चलेगा, प्रॉपर वैल्यूएशन से। टू वैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच, हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उनकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना, ये भी हमारा किसका पार्ट है, ब्रांच अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेशम्स लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। यहाँ पे आपको ना दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपके किससे रिलेटेड है, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपके रिलेटेड हैं ग्रेशम लॉ से। और आपको ग्रेशम लॉ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम ये स्टेटमेंट्स देखेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जो ग्रेशम लॉ है वो क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक तो पुराने नोट हैं, ठीक है, और एक नए नोट हैं। आप जब दुकान से शॉपिंग करने जाएंगे तो आप पहले कौन से नोट देंगे, पहले आप देंगे जो पुराने नोट हैं उनको चलाएंगे, नए नोट अपने पास रखेंगे, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, बैड मनी जो है वो सर्कुलेशन में रहेगा, गुड मनी आपने अपने पास रख लिया, बैड मनी क्या रहेगा, सर्कुलेशन में रहेगा। और आपको एक और एग्जांपल देते हैं, पहले ऐसे होता था कॉइन्स का, जैसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे, अब तो चलो ऐसा नहीं है, पहले होता था गोल्ड और सिल्वर के जैसे कॉइन्स होते थे। तो उसमें क्या होता था, मान लो देखो गोल्ड कॉइन है या फिर आप सिल्वर कॉइन लो, ठीक है, दोनों हम एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड कॉइन है जिस पे भी 100 रुपीज़, वो भी 100 रुपीज़ के इक्वल हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, फेस वैल्यू इसकी इक्वल है। सिल्वर कॉइन की भी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, गोल्ड कॉइन की भी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिल्वर कॉइन यूज़ करेंगे 100 रुपीज़ की पेमेंट के लिए, गोल्ड कॉइन को हम अपने पास रख लेंगे, हम कहेंगे कि उसको मेल्ट करके उसका बल्कि फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। यानी कि बात ये है कि जो बैड मनी है उसको सर्कुलेशन में लाया जाएगा और गुड मनी को सर्कुलेशन में नहीं लाया जाएगा, ये ग्रेशम लॉ कहता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो ग्रेशम लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, बिल्कुल जो बैड मनी है वही सर्कुलेशन में रह रहा है, उसको ड्राइव्स आउट गुड मनी, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है, इफ़ कॉइन्स कंटेनिंग मेटल ऑफ डिफरेंट वैल्यू हैव द सेम वैल्यू एज लीगल टेंडर। यानी कि मान लो कॉइन्स, मैंने आपको बताया जैसे गोल्ड कॉइन एक सिल्वर कॉइन है, अब है तो अलग अलग वैल्यू, जो मेटल है उसमें गोल्ड वाली की ज़्यादा वैल्यू है, सिल्वर वाले की कम है, ठीक है। दैट हैव द सेम वैल्यू एज लीगल टेंडर, द कॉइन्स कंपोज्ड ऑफ द चीपर मेटल विल बी यूज फॉर पेमेंट। तो मैंने आपको बताया गोल्ड और सिल्वर में से जो चीपर है, जो सस्ता है, वो कौन सा आपका सिल्वर है ना। तो आप क्या यूज़ करोगे, सिल्वर यूज़ करोगे पेमेंट के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और गोल्ड को जो है आप अपने पास ही रखोगे, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, ओके, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO। आपको बताना है कितनी कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं WTO की। आपके ऑप्शन है 167, 164, 165 एंड 168। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइम पे जो वर्ड WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, इसकी हैं 164। कितनी हैं, 164। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। आपको बताना है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है। देखो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है जो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए परचेजिंग का काम वही करता है, वही उसकी क्या होती है, स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो जब भी आप सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है आपका बेटर कंट्रोल। अब देखो जब भी हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं तो बिल्कुल बेटर कंट्रोल होगा, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के हाथ पे सब कुछ है, तो ऑब्वियस है इससे क्या होगा, बेटर कंट्रोल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इकोनॉमी इन कंपाइलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो एक ही जगह पे रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाएंगे, तो ये भी बेस्ट है। थर्ड है अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़। यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ का मतलब, देखो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हाथ में नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट के हाथ में है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया जाएगा। और फोर्थ है हाई इनिशियल कॉस्ट। अब बात आती है इनिशियल कॉस्ट हाई की, ये बात कर रहे हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप ये देखो कि एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा, हाई एक्सपर्टीज स्टाफ चाहिए, तो इनिशियल कॉस्ट इसको एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट को इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट आएगी वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। थैंक यू सो मच। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, ओके।